तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, परिष्कार वर्ड में आपका स्वागत है। और मैं महेंद्र यादव एमसीक्यू लेके आया हूँ रीजनिंग सब्जेक्ट के, जो सीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है जो ब्लड रिलेशन से संबंधित, और ब्लड रिलेशंस एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग आपके स्टेट लेवल वाली सारी एग्जामों में आता है। सेंटर वाली एग्जामों में भी इसका काफ़ी अहम रोल है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जितने भी ब्लड रिलेशन के मैं क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूँ, उनको सॉल्यूशन करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक चार्ट में आपको समझाता हूँ। वो चार्ट समझने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन को पढ़ना है और वैल्यू को पुट करना है। पुट करने के बाद आप उसको देखोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर दिखेगा इसका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन में कुछ समय लगता है, लेकिन यदि आप एक बार फ्लो चार्ट आप समझोगे तो फ्लो चार्ट समझने के बाद कतई ही आपको इस बात को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमारे को टाइम लग रहा है। ठीक है, तो एक मैं फ्लो चार्ट समझाता हूँ आपको। ब्लड रिलेशन में जनरली दो बात होती है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है, मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्क्वायर से, या आप ऐसे कर दीजिए चार कोनों के आकृति से, है ना, ये पुरुष। ठीक है, और फीमेल को हम डिनोटेट करते हैं किससे? सर्किल से, महिला। ठीक है, किसी कैंडिडेट को यदि मैं स्क्वायर में बंद करूंगा या चार कोनों में मैं बंद करूंगा तो उस कैंडिडेट का जो जेंडर है वो क्या होगा? मेल होगा। और यदि मैं सर्किल में बंद करूंगा तो फीमेल होगा। ठीक है, इसके साथ ही यदि मैं दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूं इस प्रकार से बैठा के, ठीक है, और इनको नाम दे देता हूं मैं ए और बी। तो देखो, ए तो क्या है हमारे पास? पुरुष, और बी क्या है? महिला। और दोनों के एक सीधी लाइन से मैं कनेक्ट करता हूं। ठीक है ना, बराबर में, फर्श पे बराबर में बैठाने के बाद में सीधी लाइन से यदि मैं कनेक्ट करता हूं तो जो रिलेशन बिटवीन होगा वो क्या होगा? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। दो कैंडिडेट को आप परस्पर बराबर बैठाने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हो तो रिलेशन बिटवीन क्या होगा? पति और पत्नी का रिलेशन होगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ोगे आप इसको? ए पति है किसका? बी का, और बी पत्नी है किसकी? ए की। इसके बाद इनका जो मिड पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये होगा इनके बच्चों का, ए और बी के, सी और डी, ए और बी की संतानें। तो देखो एक बार आप, ए के कितनी संतान है? दो, सी और डी। इसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन का रिपीटेशन करता हूं यहाँ पे, या क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि सी के फादर कौन है, तो आप कहोगे ए। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सी की मदर कौन है, आपका आंसर होगा बी। ए के पुत्र कितने हैं, ए के सन कितने हैं, या ए के बेटों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे एक ही बेटा है और उसका नाम है डी। ठीक है, और डी की मदर कौन है? बी। और ए और बी के कुल कितनी संतान है? दो संतान है, सी और डी। तो आपसे प्रश्न किया जाए कि डी का क्या रिलेशन है सी के साथ, तो आप क्या कहोगे? जो डी है वो सी का क्या लगता है? भाई लगता है, ब्रोदर लगता है। और सी सिस्टर किसकी है? डी की। जो सी है वो बहन है किसकी? डी की। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी क्या है? रिलेशन बिटवीन क्या दर्शाता है आपका? बहन भाई का रिलेशन दर्शाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकते हैं, या दोनों बहन भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, बात यहां तक। इसके बाद मैं धीरे धीरे आपको आगे तक लेके चलता हूं। इसके अंदर देखो, यहां मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन रिवर्स करता हूं कि डी के ग्रैंडफादर कौन है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सर डी के ग्रैंडफादर होगा वो क्या होगा? ए का जो फादर होगा, ए के जो पिता होंगे वो डी के ग्रैंडफादर होंगे। तो ये लीजिए ए के पिता। एक इसमें खास बात ये होगी कि पहले की पीढ़ियां हैं वो हमेशा ऊपर जाएगी और आने वाली पीढ़ियां हैं वो नीचे आएगी। ठीक है, ये ई, और मैं जेंडर दे देता हूं इसको पुरुष। तो ई फादर है किसका? ए का। और आपसे प्रश्न में क्या पुटअप किया है आपको
कि सी और डी के ग्रैंडफादर कौन है, तो आपका आंसर होगा ई है। ठीक है बात। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बी के फादर इन लो कौन है, बी के ससुर कौन है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, ई। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ई का ग्रैंडसन, ई का पोता कौन है, तो आपका आंसर होगा डी। और ई की पोती का नाम क्या है, सी। सी के दादाजी है ई। स्पष्ट है बात यहां तक। आगे देखिए एफ। एफ का क्या संबंध है इसे, आंसर होगा पत्नी। तो एफ किस कैंडिडेट की सास है, आंसर होगा बी की सास है। सी एंड डी की ग्रैंड मदर कौन है, सी एंड डी की दादी कौन है, आंसर होगा एफ। और देखिए आप इसका आगे यहां दे दिया मैंने आर। तो आर का क्या रिलेशन है बी के साथ, आप कहोगे सर भाई लगता है आर बी का। तो सी एंड डी के मामा जी कौन है, आर। उसके बाद नाम दो आप यू। बी और आर के फादर कौन है, यू। सी एंड डी के नाना जी कौन है, और नाना को भी क्या कहोगे आप इंग्लिश में, ग्रैंडफादर। ठीक है। तो सी एंड डी के नाना जी कौन है, यू। क्लियर बात यहां तक। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ए के फादर इन लो कौन है, तो भी आपका आंसर होगा यू। ठीक है। यू के दामाद कौन है, आपका आंसर होगा ए। इसके बाद वाई। वाई किस कैंडिडेट की मदर इन लॉ है, आंसर होगा ए की। वाई किस कैंडिडेट की पत्नी है, यू की। सी एंड डी की नानी कौन है, वाई। वाई के कुल कितने लड़के हैं, एक ही लड़का है, नाम है आर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चार्ट आपके समझ में आया होगा। इस चार्ट से आप पूरे ब्लड रिलेशन का क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। ध्यान आपको इतना रखना है, पुरुष को इस वाले डायग्राम से डिनोटेट करेंगे, महिला को सर्किल से डिनोटेट करेंगे। हम सीधी लाइन में बराबर में बैठा के सीधी लाइन में जोड़ेंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। और ये वाली जो लाइन है आपको इंडिकेट करेगी किसके लिए, बहन भाई के लिए, या भाई भाई के लिए, या बहन भाई, या दोनों बहनों के लिए। ठीक है बात यहां तक। आने वाली पीढ़ियां हमेशा नीचे आती है, पहले की पीढ़ी हमेशा ऊपर जाती है, यह बॉटम में जाती है। आने वाली पीढ़ियां, पहले की पीढ़ियां टॉप में जाती है। ठीक है। आपकी ये कंसेप्ट समझ में आया है, तो हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। और इसी डायग्राम का आपको रटना नहीं है, डायग्राम कभी भी ऐसा, ठीक है ना। ये डायग्राम प्रत्येक क्वेश्चन में बनता हुआ आएगा आपके पास। सिर्फ आप जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है आपको हूबहू बात, उस प्रकार से आप डायग्राम बनाते हुए चले। अंत में जब आप देखोगे तो आपको एक एग्जैक्ट आंसर दिखाई देगा। ठीक है। तो करते हैं हम शुरू प्रश्न का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन देखिए आप, राजन सचिन का भाई है। राजन और किसका भाई है, सचिन का। अब देखो अपने को यहां पे जो जेंडर है वो डिफाइंड कैसे करना है। राजन सचिन का भाई है, इसका मतलब राजन का जेंडर तो हमारे को पता चल गया कि पुरुष है, लेकिन सचिन का जेंडर क्या है, महिला है या पुरुष है। ब्लड रिलेशन में हम जनरली इस बात को मान लेते हैं कि हमारे पास जो नाम है सचिन, ऐसे नाम लगभग एक पुरुष के नाम होते हैं, महिला के भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए हमारे को कंफ्यूज होगा कि ये नाम महिला का है या पुरुष का है, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उस बात का पता लगा लेंगे। फिलहाल आपको लग रहा है कि जो सचिन है वो क्या है, एक पुरुष का ही नाम होता है। जैसे संतोष पुरुष का नाम भी हो सकता है, महिला का नाम भी हो सकता है। पता कैसे लगेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ठीक है। तो सचिन यहां पे हम जेंडर मानते हैं क्या, पुरुष। और दोनों आपस में क्या है, भाई है, ये लीजिए। ठीक है। आगे क्या करा है आपको, तथा मानिक राजन का पिता है। इस राजन के जो फादर है वो कौन है, मानिक। अब फादर है तो जेंडर पुरुष है। ठीक है।
आगे कह रहा आपको जगत है वो प्रिया का भाई है। देखो जगत और प्रिया कोई दोनों में से कोई एक जेंडर आपको डिफाइन किया है यहाँ पे? नहीं। ऐसे स्टेटमेंट को आप प्रत्येक प्रश्न के अंदर छोड़ दोगे, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिवर्स वापिस आ जाना आप, आगे चले। तथा प्रिया सचिन की क्या है? बेटी है या पुत्री है? ये सचिन, और सचिन की यदि वाइफ है तो वो यहां आएगी, क्वेश्चन में डिफाइंड है तो। अदरवाइज हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ स्पेस रखते हैं। और जो प्रिया है वो किसकी बेटी है? सचिन की बेटी है। सर्किल में बंद रहेगी, फीमेल है। उसके बाद देखो आप इस लाइन पे आ जाओ, क्योंकि प्रिया आ गई है तो जगत का भी डिफाइंड होगा। जगत है वो क्या है? प्रिया का भाई है। इस प्रिया के ब्रदर कौन है? जगत। और प्यारे विद्यार्थियों, ये है प्रश्न का एक डायग्राम के थ्रू सॉल्यूशंस। अब आपको इस प्रश्न के कितने ही मल्टीपल वो प्रश्न पूछ ले, आप सब प्रश्नों का जवाब आप केवल सिंगल डायग्राम से आप दे सकते हैं। और आपको प्रश्न में क्या पूछा है? जगत का चाचा कौन है? जगत। जगत के पिता कौन है? सचिन। सचिन का भाई कौन है? राजन। तो मिस्टर राजन है वो जगत के क्या है? चाचा जी हैं। आंसर क्लियर। ये सिर्फ आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को कर दोगे जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा। 2 सेकंड का मेरा यहाँ से मीनिंग है मतलब बहुत फास्ट कर दोगे आप। ऐसा नहीं है कि हमने 2 सेकंड के लिए कह दिया तो आप 2 सेकंड में ही कर दोगे, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही करना है आपको विद डायग्राम सॉल्यूशंस। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। ये प्रीति है, और उसका कौन है? अरुण नामक क्या है? एक बेटा है। प्रीति है, इसका मतलब जनरली एक फीमेल का नाम होता है। यदि चेंज होगा तो हम क्या कर देंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे इसको। पुत्र है राम, प्रीति का भाई है। इस प्रीति का जो भाई है वो कौन है? मिस्टर राम। उसके बाद नीचे का आगे का आपको क्वेश्चन में नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। देखो ना तो नीता आई है अपने पास, ना रीमा आई है डायग्राम में। आप आगे वाली लाइन पे चले, नेक्स्ट लाइन पे। नीता राम की क्या है? बहन है। ये आ गई नीता। और किसकी बहन है? ये सॉरी बहन है। किसकी बहन है? राम की। तो राम की बहन है तो जो नीता है वो प्रीति की भी क्या हो गई? बहन हो गई। अब नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। ये नीता आ गई है, इसकी भी एक बेटी है और उस बेटी का नाम क्या है? रीमा। आगे आपसे प्रश्न में कह रहा है आपको नीता राम की बहन है, ये अपन ने डिफाइन कर लिया यहाँ पे। अब आपसे प्रश्न पूछा है यहाँ पे अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? तो अरुण के माँ है प्रीति, प्रीति का भाई है राम, और राम की बहन है नीता। तो जो नीता है वो अरुण की क्या लगी? मौसी, ठीक है। और रीमा है वो नीता की क्या है? बेटी है, मतलब मौसी की बेटी है। तो मिस्टर अरुण है वो रीमा का क्या लगता है? दोनों क्या हो गए? बहन भाई हो गए, क्योंकि इसकी अरुण की माँ और रीमा की माँ दोनों क्या है? सिस्टर है। तो ये दोनों भी क्या हो गए? बहन भाई हो गए। तो अरुण है वो रीमा का क्या लगता है? भाई लगता है। ऑप्शन देखो, भाई लगता है, भतीजा लगता है, मौसेरा भाई लगता है, मामा लगता है। अब मैंने आपको क्वेश्चन में कहा है भाई लगता है, लेकिन यहाँ पे पूरा डिफाइंड किया है क्या लगता है? मौसेरा भाई, ठीक है। आप भाई पे टिक नहीं मारोगे, आपको भाई तो एक रिलेशन, एक आप पर्टिकुलर नाम हो गया, लेकिन कौन सा भाई है? मौसेरा भाई है, ठीक है। चले नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले एक आपके सामने मैसेज है, पीएसआई का जीके प्लस हिंदी का सेपरेट बैच मिलेगा आपको परिष्कार कोचिंग में, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, पोर्टेबल
डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये मैं आपको कंप्यूटर वाले में बार बार बताता था, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज में मिलेगी, और नए बैच जो आपको मिलेंगे वो आपको मंडे से, प्रत्येक मंडे से आपको नए बैच मिलेंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको नीचे एक नंबर दे रखा है 8875008871, ये ऑफिशियली नंबर है, आप इन पे और भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बी की बहन ए, बी और जो बी की बहन है वो कौन है, ए, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता चला है अपने को। सी का भाई है बी, ठीक है ना, जो बी है वो भाई है, और किसका भाई है, सी का भाई है। बी का जेंडर पता चला है, सी का नहीं चला है अपने को। ठीक है, आगे कह रहा है आपको डी का पुत्र है सी, ठीक है ना, डी और डी का जो बेटा है वो कौन है, सी। सी का जेंडर पता चल गया, डी का नहीं पता चला है। प्रश्न में पूछा है डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, जो डी है वो ए का क्या लगता है। अब आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे जो डी है वो ए का क्या लगता है, जेंडर नहीं पता है। अब जेंडर नहीं पता है तो इसका 100% आंसर तो ये होगा कि या तो पिता होगा या माता होगी या माँ होगी। कौन, डी, क्योंकि जेंडर नहीं पता है। प्रश्न में आपसे पूछा है डी का ए के साथ रिलेशन, डी का जेंडर पता नहीं है अपने को, पुरुष है एक महिला है। अब इस वाली कंडीशन में यह पुरुष होगा तो पिता हो जाएगा, महिला होगी तो माता हो जाएगी या माँ होगी, मदर होगी। ये तो हो गया इसका 100% जवाब यहाँ पे। लेकिन कभी कभी आपको क्या करता है, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जवाब देने पड़ते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम व्यू से हम देखते हैं, तो आइए देखो आप यहाँ पे ऑप्शन डी देखो, चाचा, किसी भी कंडीशन में चाचा नहीं हो सकता। पुत्र, पुत्र तो है, लेकिन आपको प्रश्न देखो क्या पूछा है, डी का रिलेशन पूछा है ए से, तो ए तो बेटा तो है, लेकिन आपको प्रश्न में रिवर्स नहीं पूछा, आपको सीधा पूछ रहा है डी का एक के संबंध, तो पुत्र नहीं हो सकता डी, डी तो या तो पिता होगा या माई होगी। ठीक है, पुत्री नहीं हो सकता, तो ऊपर वाक्य क्या है, माता। यस, क्लियर आंसर। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, आपको यदि आपको जेंडर नहीं दिया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आपको जवाब देना है। और यदि आपको ये ऑप्शन यहाँ पे देता पिता ऑब्लिक माँ, तो यहाँ पे कहते हैं आप पिता ऑब्लिक माँ। ठीक है, एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मान लीजिए आपको एग्जाम में इस प्रकार का ऑप्शन आ जाए, जैसे माता है, पुत्र है, पुत्री है, और सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आप इस वाली कंडीशन में आंसर क्या दोगे, ए करोगे या डी करोगे। आपको यहां पे जो आंसर है वो करना है डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम निर्धारित नहीं कर सकते इस बात को कि माँ ही है, ठीक है, कि माता ही लगेगी, पिता भी हो सकता है। और मान लीजिए आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, ए बी सी एंड डी, माता, पिता, पुत्र या पुत्री। अब आपको मैंने तो ये कहा है, अच्छा एक बात और देख लो आप इससे पहले, ए बी सी एंड डी, माता ऑब्लिक पिता, केवल पिता, केवल माता या पुत्र। मुझे पता है इस वाली कंडीशन में आपका आंसर होगा ये, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इस वाली कंडीशन में आंसर क्या होगा। अब आप कहोगे सर दोनों होंगे ए और बी, लेकिन ऑप्शन नहीं है हमारे पास ऐसा। अब आपको या तो क्या करना पड़ेगा, माँ या पिता, क्योंकि एक ही तो चूज कर सकते हो आप। ऑप्शन दे दी दोनों होते ए एंड बी बोथ, तो आप टिक मारते, मुझे पता है इस बात का। तो आप यहाँ पे एक के लगाओगे, एक बी के लगाओगे। आप ऐसे प्रश्न जब भी आपको कंफ्यूज करे तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन आपको दिए हैं इसका मतलब होता है ऑप्शन मिस्टेक। ये ऑप्शन में मिस्टेक है और आपको ऐसे प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, या तो आपको ए के टिक मार के आना है या आपको बी के टिक मार के आना है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन रद्द होता है और आपको बोनस अंक दिए जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन एरर है, क्वेश्चन तो सही है अपना, ऑप्शन एरर है, ठीक है, तो क्वेश्चन को जब हटाया जाता है और हटाने के साथ यदि आपको बोनस दिया जाता है
तो ये बोनस उस वाली कंडीशन में मिलता है कि जिन विद्यार्थियों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है बोनस दिया जाए उनको। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में या तो आपको ये करना है या बी करना है, गलत नहीं होगा आपका। ठीक है ना, वो देखेंगे उसके बाद पेपर में किस प्रकार से चेक होता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम, क्वेश्चन नंबर 4। x और y दो भाई है, ये x और y ये दोनों ही क्या है, भाई है। b एक का भाई है। अब देखो ना तो b आया है ना a आया है, छोड़ो आप इस बात को, आगे चलो। लेकिन a है वो क्या है, x की माँ है। जो a है वो माँ है किसकी, x की। ठीक है, जो a है वो माँ है किसकी, x की। b है वो एक का भाई है, मिस्टर b है वो ब्रोदर है किसका, a का। b का y के साथ क्या रिश्ता है, b का y के साथ क्या रिश्ता है, तो y की मदर है a का भाई है b, तो b का y के साथ क्या रिश्ता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मामा लगता है। कौन, b, किसका, y का। ऑप्शन पे आइए आप, मामा, माता, भाई और पिता। तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा आपका, मामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। x और y ये दोनों ही किसकी संतान है, एक ही। और हमारे को प्रश्न में देखो ताजुब देखो आप इस बात का, तीनों का ही जेंडर नहीं पता चला है। a है वो x का पिता है, तो a फादर है किसका, x का। अब a का जेंडर पता चल गया अपने को। आगे क्या कर रहा है, परंतु y उसका पुत्र नहीं है। a का जो बेटा है ना वो y नहीं है। अब बेटा नहीं है तो क्या होगा, बेटी होगी 100%। भाई उन्होंने मन कर दिया कि बेटा नहीं हो सकता, तो बेटा नहीं है तो दो ही कंडीशन होगा, या तो बेटी या बेटा। बेटे के लिए मना किया है, बेटी होगी। ठीक है ना, तो y का a के साथ क्या रिश्ता है, तो y का a के साथ क्या रिश्ता है, आंसर क्या होगा, बेटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले एक मैसेज है, डिप्टी जेलर जीके प्लस हिंदी और पीएसआई जीके प्लस हिंदी, ये सेपरेट बैच मिलेंगे आपको परिष्कार में मंडे से। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई का पति है, मिस्टर एक्स है वो हस्बैंड है किसका, वाई का, तो वाई पत्नी है इसकी। डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू है वो डॉटर है, बेटी है किसकी, एक्स की। जेड डब्लू का पति है, ये अपन ने पढ़ने में थोड़ी एरर की है, यहाँ पे पति है। जेड है वो पति है किसका, डब्लू का। एन जेड की पुत्री है, जो जेड की बेटी है वो कौन है, एन। सॉल्यूशन कंप्लीट डायग्राम विथ एन का वाई से क्या रिश्ता है, एन है वो वाई की क्या लगती है, जनरली भाषा में आप बोल देते हो दोहिती लगती है, या आप बोल देते हो नातिन लगती है। ठीक है, और वाई क्या लगेगी, एन की नानी लगेगी। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7। पी क्यू का भाई है, पी है वो भाई है किसका, क्यू का। जेंडर पता चल गया पी का। आर क्यू की मां है, आर है वो मदर है किसकी, क्यू की। एस आर का पिता है, जो एस है वो फादर है किसका, आर का। और टी एस की मां है, जो टी है वो एस की क्या है, मां है। प्रश्न में क्या पूछा है, पी का टी के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, तो पी का टी के साथ क्या रिश्ता है, तो देखो पी की मदर कौन है, आर, आर के फादर कौन है, एस, एस की मदर कौन है, टी। तो पी है वो टी की क्या लगती है, दोहिती लगती है, या टी है वो पी के क्या लगते हैं, नानी लगती है। यहाँ पे अपन थोड़ा सा एक बात दोबारा से मैं बोलता हूँ, देखो पी का टी के साथ रिश्ता ना, तो यहाँ पे क्या रखता, पड़ पोती लग रखा है इसने। ठीक है ना, रिलेशन क्या हुआ आपका, कि मदर के पक्ष से हो आपका, मैटरनल हो आपका, या आपके फादर वाले पक्ष से हो आपका। जैसे नाना जी और दादाजी दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, कौन सा, ग्रैंडफादर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। इससे पहले आप एक बार एक मैसेज है आपके साथ में,
ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड शिक्षक, पेपर फर्स्ट और सभी सब्जेक्ट के आपको परिष्कार कोचिंग में नए बैच मिलेंगे मंडे से। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई की बहन है। एक्स है वो वाई की क्या है, बहन है। एक्स बहन है किसकी, वाई की। वाई का जेंडर नहीं पता चला अपने को। वाई के की पुत्री है, लेकिन वाई है वो बेटी है किसकी, के की। के है वो एल के पति हैं, जो के है वो पति हैं किसके, एल के। अब प्रश्न में क्या पूछा आपको, एल का वाई से क्या रिश्ता है, एल का वाई से क्या रिश्ता है, तो आंसर क्या होगा आपका, मां लगती है। एल किसकी, वाई की। आंसर क्या होगा, माता। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, ज्यामितीय आकृतियां दी है, देखो कुछ लॉजिक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और ज्यामितीय आकृतियों में देखो क्या दिया है, जो सर्किल है वो डिनोटेट करेगा किसको, पुलिस को, पुलिस। तार्किक वेन आरेख का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना, वेन डायग्राम का, लॉजिक वेन डायग्राम का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे भी। जो भ्रष्ट है वो त्रिभुज है वो डिनोटेट करता है किनको, भ्रष्ट अधिकारियों को, और वर्ग है वो कवि है, ये जो वर्ग है वो कवि को डिनोटेट करता है। आयत है वो अविवाहित, सॉरी विवाहित, ठीक है। करना कैसे है क्वेश्चन को वो देखिए आप, ऐसे अविवाहित। अब आपको एक दिक्कत इस बात से है कि हमारे को तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस आयत में जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब विवाहित हैं, तो सीधा सा तरीका ये होता है कि आयत के जो बाहर निकल गए हैं, रेक्टेंगल के जो बाहर हैं, वो सब क्या है, अविवाहित हैं। स्पष्ट है एक बात। अब अविवाहित कौन कौन है अपने पास, 11 नंबर का आदमी अविवाहित है, 10 भी है, 1 भी है अविवाहित है, 2 भी है, 3 भी है, 12 भी है और 9 भी। ये सब क्या है, अविवाहित है। आया बात आपके समझ में। आगे कह रहा है पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। पुलिस अधिकारी कौन है, सर्किल वाले। 2 पुलिस अधिकारी है, 3 भी पुलिस अधिकारी है, 12 भी है और 9 भी है। इसका मतलब 1, 10 और 11 आउट, ये पुलिस अधिकारी नहीं है। बचे क्या क्या, 3, 2, 12 और 9। आगे आ जाओ आप, जो भ्रष्ट नहीं है, अब इनमें से भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज में जो बैठे हैं वो सब क्या है, भ्रष्ट है। अब त्रिभुज में कौन कौन बैठे हैं, 12 बेटा है और 12 के साथ में क्या है, 3 भी है, ये भी क्या है, भ्रष्ट है। तो ये निकल गए। अब क्या बचे अपने पास में, 2 और 9, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा आगे, किंतु कवि है। अब इनमें कवि कौन सा है, 2 नंबर आपको पता है कि कवि है, 9 नंबर कवि नहीं है। आंसर हो गया 2, सीधा जवाब प्रश्न का। प्रत्येक प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे, कतई आपको दिक्कत नहीं आएगी ऐसे प्रश्नों में। तो अविवाहित पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2। चलिए नेक्स्ट आगे जाने से पहले आपको एक मैसेज आपके सामने, सीईटी पटवार और एलडीसी के नए बैच परिष्कार में मंडे से लॉन्च हो रहे हैं या मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है आपका कैलेंडर से। 25 सितंबर को गुरुवार है, तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को क्या वार होगा, या 25 अक्टूबर के दिन क्या वार होगा। ये एक ही महीने का कंसेप्ट है, और एक ही महीने का कंसेप्ट देखो कैसे निकालना आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है क्वेश्चन को। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में होते हैं 28 और 29, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31, जून में 30 होते हैं, जुलाई 31, अगस्त 31। ये आपको पता है। जनवरी में 31 दिन है, 7 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल 3, क्योंकि 7 चौक 28, शेषफल 3। तो प्रत्येक कैलेंडर के प्रत्येक क्वेश्चन में जो जनवरी का जो कोड होगा वो कितना होगा, 3। मतलब हमेशा रिमाइंडर का यूज करना है अपने को कैलेंडर में, ठीक है। डिवाइडेड बाय 7 टू इक्वल टू रिमाइंडर बाय 0, रिमाइंडर बाय 1।
जब 28 की होगी तो 0 होगा, 29 की होगी तो 1 होगा। ठीक है ना। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो कौन सा वर्ष होता है? लीप। और लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी होती है, ठीक है ना, लीप ईयर में वो फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। जबकि अपने पास सिंपल ईयर होता है या साधारण वर्ष होता है, उसमें जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और मैंने क्या कहा है? 4 का भाग चला जाए वो होता है लीप वर्ष। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 1942, ठीक है, और 1940। लीप वर्ष कौन सा है इनमें? क्योंकि आपको पता है 40 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये लीप है। ठीक है। लीप है तो फरवरी कितने दिन की होगी? 29 की। जबकि 42 क्या है? 4 का भाग नहीं जाता है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी है वो कितने दिन की होगी? 28 दिन की। ठीक है। अब करते हैं देखो सॉल्यूशंस। आगे देखो 2/7 रिमाइंडर 3 2/7 रिमाइंडर 2 2/7 रिमाइंडर 3। सीधा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं। जिस महीने में दिनों की संख्या 31 है उनका कोड 3 होगा। जिस महीने में दिनों की संख्या 30 है उनका कोड कितना होगा? 2। ठीक है। कैसे निकलते हैं ये हमने देख लिया। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम क्वेश्चन का कैसे करना है। 25 सितंबर को गुरुवार है तो सितंबर में दिनों की संख्या होती है 30 और 30 में से 25 दिन तो निकल गए, सितंबर के बच गए 5 दिन। प्लस 25 अक्टूबर को क्या वार होगा? तो अक्टूबर के कितने दिन काउंट है? 25। दोनों को जोड़ दो 30 और कितने का भाग दे दो? 7 का। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। शेषफल 2। 7 चौक 28, शेषफल 2। पर्सन में सितंबर से हमारे को कहां जाना है? आगे जाना है। और कितने दिन आगे जाना है? जितना शेषफल बचता है उतने दिन आगे जाना है प्रश्न में दिए गए वार से। तो कौन सा वार है प्रश्न में? गुरुवार। गुरुवार से 2 दिन आगे चले जाओ आप, शुक्रवार और शनिवार। आंसर होगा शनिवार। ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है आपका? 11 जनवरी 2018 का गुरुवार है तो 11 जनवरी 2019 का क्या वार होगा? सबसे पहले क्या होगा आपका ऐसे प्रश्न के अंदर? वर्षों का अंतर निकाल लो, क्योंकि एक वर्ष से दूसरे वर्ष के अंदर जा रहे हैं। वर्षों का अंतर कितना आया? 1। और लीप वर्ष कितने होंगे? 0। ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों का टोटल कर लो, टोटल हो गया 1। अब आप महीने का क्या निकाल लो? कंसेप्ट निकाल लो। जैसे महीने का पहले आपको मैंने बताया था 11 जनवरी से 11 जून तक चलना है तो जनवरी के दिन हो गए 20 रह गए, क्योंकि 31 दिन होते हैं, 31 में से 11 गए 20। फरवरी 0 है क्योंकि साधारण है, वर्ष आपका 4 का भाग नहीं जाता है। मार्च, अप्रैल, मई और जून के कितने दिन? 11। रिमाइंडर 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 9 और 5 14 और 4 18/7 रिमाइंडर 4। तो आप क्या करोगे? गुरुवार से कितने दिन आगे चले जाओगे? 4 दिन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। चलिए नेक्स्ट आगे। सीईटी का भी बैच शुरू हो रहा है मंडे से। प्रिंटेड नोट्स, परिष्कार का बैग और टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में रहेगी। ग्रेजुएशन लेवल और आपका 10+2 लेवल का भी बैच रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 12। यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 का क्या वार होगा? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन, है ना। देखो साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष उसके बराबर 1 कर दो और जो लीप वर्ष होता है उसके बराबर 2 कर दो। पीछे की कहानी आप भूल जाओ, इसकी क्या है। यदि हम एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो दिए गए वार से 1 दिन आगे चले जाओ आप। पीछे जाते हो तो भी 1 दिन आगे पीछे चले जाओ आप। और एक लीप वर्ष से हम अगले वर्ष में जाते हैं तो कितने दिन आगे चले जाओ? 2 वर्ष। साधारण के आगे 1 लिख लो, लीप के आगे 2 लिख लो। एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हो 1 दिन आगे, लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाते हो 2 दिन आगे। ठीक है। अब यहाँ पे 6 है, 7 पे नहीं देखना आपको, यहाँ पे 6 है। 2006 तो 6 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है।
और आपको बताया साधारण वर्ष के बराबर क्या है 1। रविवार से एक दिन आगे जाओगे सोमवार। आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, 1980 में गणतंत्र दिवस सोमवार को बनाया गया, मतलब 26 जनवरी का क्या है सोमवार है, तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाएगा। मतलब आपसे कह रहा है कि 26 जनवरी 1980 का शनिवार है, तो आपसे पूछ रहा है 15 अगस्त 1980 का। ठीक है, देखो 80 में 4 का भाग देख के देखो पहले आप, पूरा पूरा जाता है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की, 31 दिन है जनवरी में, 31 में से 26 निकल गए 5, फरवरी 1। 15 अगस्त तक चलना आपको। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त बटे 7। 5 और 1 6, 5 11, 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20 बटे 7। रिमाइंडर कितना आ गया 6। तो आप दिए गए वार से कितने दिन आगे चले जाओ, 6 दिन आगे चले जाओ। तो 6 दिन आगे जाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा शुक्रवार। इसके बाद एक मैसेज देखिए, L2 के नए बैच मिलेंगे आपको परिष्कार में जो मंडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 सितंबर 2008 का फ्राइडे है, तो 15 सितंबर 2009 का क्या वार होगा। कौन सा वर्ष है 2008। 8 में 4 का भाग दे दो, कौन सा वर्ष आ गया लीप वर्ष। 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। और आपको अच्छी तरह से ये बात पता है कि लीप वर्ष के सामने क्या लिखते हैं हम 2। मतलब एक लीप वर्ष से अगले वर्ष में आप जाते हो तो कितने दिन आगे चले जाओगे 2 दिन आप आगे जाओगे। तो शुक्रवार से आप 2 दिन आगे जाओगे तो क्या वार आ जाएगा आपका रविवार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 3 से, अब देखो क्लॉक का क्वेश्चन है आपका। 3 से 4 बजे के मध्य या बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कब मिलेगी। मिलने का मतलब होता है 360 डिग्री का कोण या ओवरलैपिंग। एक मैं आपको स्पेशल ट्रिक में आपको बता देता हूं, कुछ भी नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में आपको। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आप घंटे को 60 से गुणा करके और 11 का भाग दे दो, यूं चुटकियों में आंसर हो जाएगा आपका। और आपका घंटे कितने हैं क्वेश्चन में 3 गुणा 60 बटे 11 भाग दे दो 180 बटे 11। और 180 में 11 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आपका 11 एकम 11, 1 बचा कितना 70। 70 में कितनी बार जाएगा आपका 66 भाई। 11 एकम 11, 7 बज गए 70। 70 में जाएगा 6 बार, 4 सही बटे 11। ठीक है, तो 16 सही 4 बटे 11। ये क्या आ गई अपने पास मिनट। ठीक है भाई, 180 को 11 से डिवाइड किया आपने तो 11 एकम 11, 1 बार बची कितने आपके पास में 7। 70 और 70 में 11 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 70 में से 66 गए तो रिमाइंडर बचा 4 और बटे कितने का भाग दिया था 11 का। 16 सही 4 बटे 11 मिनट। घंटे कितने थे 3, तो 3 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी 360 डिग्री का, या समान दिशा में होगी या एक साथ होगी। ठीक है, देन आपका क्लियर आंसर क्या होगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए आप, एक मैसेज आपके पास में ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता के साथ में पहले पेपर के साथ में आपको वाणिज्य का कॉमर्स का सेकंड पेपर भी आपको मिलेगा, ये भी आपका मंडे से शुरू। ठीक है, सारे प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण MCQ लेके।